हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मराठा साम्राज्य के अंतर्गत मैंने शिवाजी के बारे में लेक्चर दिया। अभी तक ले शिवाजी का जो राजनीतिक बातें थी वो हुई, कैसे विजय किए वो हुई। अब उनका शासन प्रशासन कैसा था उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। शिवाजी ने कोई ऐसी नई व्यवस्था नहीं लागू किया था अपने शासन प्रशासन में, मिली जुली थी। वैसे तो काफ़ी हद तक दक्कन जो संरचना का तंत्र था, राजस्व व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का, वो उन्होंने अपनाया। उत्तर भारत का जो शासन व्यवस्था था उसको भी उन्होंने अपने में अपनाया। कुल मिलाकर कहा जाए कि जो हिंदुशाही शासन व्यवस्था था उसी के अनुरूप उन्होंने अपने शासन व्यवस्था में भी क्या किया, लागू किया। शिवाजी ने अपनी सहायता के लिए एक मंत्रियों की श्रेणी बनाई थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। अर्थात इसमें कुल 8 मंत्री होते थे और ये सारे मंत्री आपको बता दें कि सलाहकारी मंत्री थे, अर्थात केवल शिवाजी को सलाह दे सकते थे, कोई व्यक्तिगत ये निर्णय नहीं ले सकते थे। उन मंत्रियों का क्या कार्य था, क्या विभाग उनको दिए गए थे, उनका क्या नाम है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। इस पर हम इसीलिए थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं और आप लोगों को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान रखिए कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में उसमें भी अष्टदिग्गज मंत्री रहते थे, लेकिन वो अष्टदिग्गज कवि थे, मंत्री विद्वान मंत्री थे। लेकिन इसमें क्या थे, अष्टप्रधान जो मंत्री थे वो सलाहकारी मंत्री थे। दोनों में अंतर है, उसमें भी 8 मंत्री थे, इसमें भी 8 मंत्री थे, लेकिन वो विद्वान थे, कवि कहा जाता है, अष्टदिग्गज कवि मंत्री थे, और इसमें क्या थे, अष्टप्रधान सलाहकारी मंत्री थे। अब पहला जो था, सबसे जो बड़ा पद होता था वह पेशवा का होता था। पेशवा एज ए प्रधानमंत्री होता था। पेशवा का इतना बड़ा महत्व था कि राजा के सिग्नेचर के साथ साथ, राजा के मोहर के साथ साथ पेशवा का भी मोहर उस पर लगता था, और जब राजा नहीं रहता था तो पेशवा का दायित्व और भी बढ़ जाता था। तो इस तरह से शिवाजी के बाद, अर्थात राजा के बाद कोई पद होता था महत्वपूर्ण, या दूसरे नंबर पर जो महत्वपूर्ण था राजा, वह था पेशवा का। यही आगे चलकर पेशवा बहुत ताकतवर हो गए और सत्ता उनके करीब चली गई। दूसरा जो पद होता था वो था आपका मजूमदार, आमात्य। ध्यान रखिएगा, आय व्यय, ध्यान रखिएगा, आय व्यय का ये मंत्री होता था। इसको वित्त मंत्री कह सकते हैं आप आज के डेट में। तो ये वित्त मंत्री होता था, आमात्य। इसको मजूमदार भी कहा जाता था, या आय व्यय का मंत्री होता था, या वित्त मंत्री आप कह सकते हैं। तीसरा था शर या नौबत, जिन्हें हम सेनापति कहते हैं। सेना की भर्ती से लेकर के उनकी हुलिया रखना, कैसे अभियान पे जाना है, सारी जिम्मेदारी सर या नौबत की होती थी। आपको ये भी बता दें, 8 मंत्रियों में सर ए नौबत ही ऐसा होता था जो ब्राह्मण नहीं होता था, अन्यथा सभी मंत्री क्या होते थे, ब्राह्मण होते थे। दबीर सुमेंत ये विदेश मंत्री था। ध्यान रखिएगा, ये कैसा मंत्री था, विदेश मंत्री था। आज के डेट में हम कह सकते हैं विदेश मंत्री। जो भी राजदूत आता था इसका स्वागत करता था, उसकी व्यवस्था करता था, या दूसरे देशों से भी इसकी वार्ता होती थी। तो आज के डेट में हम कह सकते हैं ये विदेश मंत्री था, सुमंत। तीसरा था वाक्या नवीस या सचिव। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पद था। राजा की सुरक्षा और व्यक्तिगत कार्यों की इसकी जिम्मेदारी होती थी। यही नहीं बल्कि आपको बात बता दें कि खाना जब बन के आता था रसोइयों से, तो उसकी जांच भी करता कौन था, वाकिया नवीसी करता था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि खाना जब राजा खाता था तो जब तक वाकिया नवीस जांच नहीं कर लेता था तब तक उस खाने को राजा खाता नहीं था। यही नहीं बल्कि गुप्तचर विभाग की भी जिम्मेदारी वाकिया नवीस को ही होती थी। ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज है कि जो गुप्तचर विभाग होते थे उसकी भी जिम्मेदारी वाकिया नवीस की होती थी या सचिव की होती थी।
सुरोनविस चिटनिस राजकीय पत्र व्यवहार कार्यालय संभालता था और बिना इसके मोहर के कोई भी राजकीय पत्र जो लिखा जाता था वह कहीं जाता नहीं था। जब तक उसकी मोहर नहीं लगी रहती थी तब तक वो पत्र कहीं जा नहीं सकता था। तो ये कह सकते हैं राजकीय पत्र व्यवहार का जो भी आता था उसकी जांच पड़ताल करके ही उसको अपने जगह से किसी जगह भेजता था। न्यायाधीश दीवानी या फौजदारी मामलों की सभी की सुनवाई कौन करता था? न्यायाधीश करता था। पंडित राव शद्र धार्मिक कार्य जो दरबार में होते थे, ध्यान रखिएगा, जो धार्मिक कार्य दरबार में होते थे, आयोजन होने वाला रहता था, उसका जिम्मेदारी इसी के ऊपर होती थी। सूचना ही देता था कब होना है कब नहीं होना है। और मंदिरों में जो दान दिया जाता था या आने जो दान दिया जाता था उसकी भी जिम्मेदारी पंडित राव की होती थी। इन 8 मंत्रियों में 2 मंत्री ऐसे थे जो युद्ध के मैदान में नहीं जाते थे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। 2 मंत्री ऐसे थे जो युद्ध में नहीं जाते थे। तो एक था न्यायाधीश और दूसरा था पंडित राव। सभी लोगों को युद्ध के मैदान में जाना पड़ता था लेकिन न्यायाधीश और पंडित राव को युद्ध के मैदान में नहीं जाना पड़ता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछता है, कई बार पूछा है। अब इनकी सहायता के लिए जो 8 हमारे मंत्री थे जो शिवाजी के मंत्रिपरिषद थी, उनकी सहायता के लिए अधीन कई अधिकारियों कार्य करते थे। आज के भी डेट में ऐसा ही है, मंत्रियों के अधीन कई नीचे सचिव स्तर के अधिकारी काम करते हैं। उनकी सहायता के लिए कई अधिकारी होते थे। इनमें से होता था दीवान जो सचिव का पद पे होता था, मजूमदार ये लेखा परीक्षक होता था, फडनिश उप लेखा परीक्षक होता था, शबनिश कार्यालय प्रभारी होता था, कारखानिश रसद अधिकारी होता था जो खतियान होता था, उसकी जांच करना, उसको कहाँ भेजना है कहाँ नहीं, वो काम ये करता था। उसके अलावा था चिटनिश पत्रचार लिपिक, कैसे पत्रों को भेजना है कहाँ नहीं भेजना है कहाँ नहीं, ये इसकी जिम्मेदारी होती थी। ठीक है, आज की डेट में सब बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। जमादार खजांची होता था, केजरी अफसर का मालिक होता था, एक तरह से कह सकते हैं आप। पोटनिस जो होता है वो रुपया होता था, बही खाता। रुपया का मतलब होता है जो बही खाता रहता था, उसको लिखता था कितना पैसा खर्च हुआ कितना नहीं खर्च हुआ, उसका पूरा विवरण ये पोटनिस रुपया के ऊपर ही होता था। आपको ये बता दें मंत्रियों को वेतन भी दिया जाता था। पेशवा का वेतन ध्यान रखिएगा 15,000 रुपया प्रति था। कितना था? 15,000 प्रति वर्ष। और दूसरा अन्य मंत्रियों का वेतन 10,000 प्रति वर्ष था। ध्यान रखिएगा 10,000 प्रति वर्ष था। इनको हून में कहा जाता था, हून या हून जो है प्रति वर्ष इनका वेतन होता था। और इन सभी का वेतन नगद रूप में दिया जाता था। आपको एक चीज और बता दें कि शिवाजी ने अपने प्रांतों को 4 भागों में बांटा था और उनकी 2 श्रेणियां थी। एक था स्वराज्य, ध्यान रखिएगा शिवाजी का जो प्रांत था वो 4 भागों में था। भागों, उसकी 2 श्रेणियां थी। पहला था स्वराज्य और दूसरा था मुगलाई। स्वराज वो प्रांत था जिस पर सीधा शिवाजी का नियंत्रण में था, शासन प्रशासन था। अब मुगलाई वो प्रांत थे जिसको शिवाजी ने मुगलों से जीता था। ध्यान रखिएगा मुगलाई शब्द है तो आप इसको थोड़ा समझ जाएंगे, जिनको वह प्रांत होते जिसको शिवाजी ने मुगलों से जीता था। तो इस तरह से अपने प्रांत को इन्होंने 4 भागों में बांटा था और उसको 2 श्रेणियां थी, स्वराज्य और मुगलाई। आपको बता दें कि प्रत्येक प्रांत का अधिकारी होता था जिसे सूबेदार कहा जाता था। उसको मामलतदार भी कहा जाता था, सूबेदार को मामलतदार भी कहा जाता था। ये ध्यान देने वाली चीज है। और ध्यान रखिएगा प्रांतों के जो है को अलग अलग भागों में बांटा गया था। हर प्रांत में एक सूबेदार होता था और सूबेदार या मामलतदार कह सकते हैं। इसके नीचे आपको बता दें कि तरफ परगना होता था, तरफ
परगना, और सबसे नीचे गांव होता था जिसे मौजा कहा जाता था। तो इस तरह से शिवाजी का जो स्वरूप, जो शासन प्रशासन का था, वो ऐसे डिवाइडेशन किया गया था। मतलब कह सकते थे कि शासन प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी शिवाजी की, वह कौन था? गांव था, जिसे मौजा भी कहा जाता था। तो ये शिवाजी का एक शासन प्रशासन का स्वरूप था। अब शिवाजी का जो राजस्व व्यवस्था है वो कैसे लेते थे, कैसे कैसे वसूली करते थे, कहाँ से चौथ लेते थे, कहाँ से सरदस्मुखी लेते थे, इसका स्वरूप कैसा था, उनकी कैसी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी कि महलवाड़ी थी कि जमींदारी थी, अब इसकी चर्चा हम जो है इसके बाद करेंगे। हमें लगता है कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम उनका राजस्व व्यवस्था कैसा था, हम उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी का भू राजस्व व्यवस्था। देखिए, शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था था वो अहमदनगर का जो मंत्री था मलिक अंबर, ध्यान रखिएगा, मलिक अंबर द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों से पूरी तरह से प्रभावित था। सबसे बड़ी बात थी कि शिवाजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया। रैयतवाड़ी व्यवस्था वह व्यवस्था होता है जिसमें सीधा संपर्क किसानों से होता है राजा का, और यह व्यवस्था सबसे बढ़िया माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है। वैसे तो भू राजस्व प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक एक तरह से आधार होता था कर का, और यही कारण था कि शिवाजी ने भी जो भू राजस्व लिया वो भी उन्हीं चीज़ों से प्रभावित थी। हाँ, ये अलग बात है कि इन्होंने सीधा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो लागू किया वो सीधा संपर्क किसानों से किया। ध्यान रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें सीधा संपर्क किसानों से होता है। दूसरी चीज़ें थी, इन्होंने जो कर लिया, वैसे तो भूमि का इन्होंने डिवाइड किया था, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न श्रेणी की भूमि। बंजर भूमि से कोई कर नहीं दिया जाता था, तो जिस भूमि से जिस तरह से फसल होती थी उसी हिसाब से कर लिया जाता था। इन्होंने प्रारंभ में 33% क्या कहते हैं कि भूमि कर लिया था, अर्थात 1/3। बाद में कुछ कर इन्होंने घटा दिए थे, तो जिसके एवज में इन्होंने 40% भूमि कर लिया था। ये जो है था, पहले 33% था, बाद में क्या हो गया, 40% हो गया। इसलिए हुआ कि कुछ कर इन्होंने, जो छोटे मोटे कर थे, उसको हटा दिया था। एक और बात बता दें कि लूट से भी अच्छा खासा धन शिवाजी को प्राप्त होता था। एक तरह से यह भी एक आय का बहुत बड़ा साधन था। दिल्ली सल्तनत में भी आप जानते हैं कि काफ़ी धन लूट से भी आता था। इसके अलावा जो शिवाजी जो भूमि का पैमाइश किए थे, किस आधार पर लेना चाहिए था, तो इन्होंने काठी का प्रयोग किया। ध्यान में रखिएगा, भूमि पैमाइश के लिए काठी का प्रयोग किया। एक मानक छड़ी थी और माप का आधार, ध्यान रखिएगा, माप का आधार जरीब था। माप का आधार जरीब था। 120 बीघे को, ध्यान रखिएगा, ये लकड़ी का होता था, छड़ी के नुमा होता था काठी, और 120 बीघे को, ध्यान रखिएगा, बीघे को चावर कहा जाता था। ये सबसे बड़ी कह सकते हैं कि एक तरह से इकाई थी। तो इन्होंने काठी का प्रयोग किया, जो लकड़ी की छड़ी होती थी, आधार तो जरीब था जो चला आ रहा था चीज़ें, और 120 बीघे को चावर कहा जाता था। इसके अलावा जो भूमि पैमाइश के आधार पर इन्होंने 1667 में अन्ना जी दत्ते जी के उन्होंने भूमि के लिए सर्वेक्षण कराया था, उसी के आधार पर इन्होंने सब चीज़ें सिस्टमेटिक किया था। वैसे तो शिवाजी को बहुत कम समय मिला था, कह सकते हैं 1670 से 1680 के बीच में 10 वर्ष में ही उन्होंने अपनी सारी जो शासन व्यवस्था, जो कर इत्यादि था, उन्होंने निर्धारित किया था।
इसके अलावा उन्होंने अन्य कर भी लिए, जैसे चौथ जो 1/4 होता था। दूसरा था शर देशमुखी जो 1/10 होता था। चौथ और शर देशमुखी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जहां मराठा आक्रमण करते थे और उसकी मराठा के आक्रमण से बचने के लिए वहां के लोग चौथ देते थे। जब वो देते थे तो मराठा उधर आक्रमण नहीं होता था। एक तरह से कह सकते हैं अपनी सुरक्षा के एवज में लोग चौथ देते थे, जो भूमि का 1/4 होता था। शर देशमुखी 1/10 होता था, जहां पर शिवाजी ने जिन राज्यों को विजित किया था और उनसे एक तरह से उनका अधिकार समझते थे कि ये हमारे विजित हुए राज्य हैं और इनको देना ही देना है, ठीक है। तो ये शर देशमुखी था जो 1/10 था। वहाँ के जो शासक देशमुख होते थे। तो इस तरह से चौथ और शर देशमुखी ये अलग से लिया जाता था। हमने दोनों बता दिया कि किस किस एवज से लिया जाता था। तो इस तरह से शिवाजी ने अपना जो कर का व्यवस्था था, जो भू राजस्व व्यवस्था था, जो आय के साधन थे, क्योंकि भाई किसी भी शासन प्रशासन चलाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, आय होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आय नहीं होगी तब तक आप शासन प्रशासन को आप नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वेतन देने पड़ते हैं, सेना को वेतन देना पड़ते हैं, अपने खर्चे होते हैं, चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा आप जानते हैं खर्चे जो होते थे वो सेना के रखरखाव में, नियंत्रण में ही होते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। एक चीज़ और बता दें कि शिवाजी ने जोधपुर से न कभी चौथ लिया न कभी शर देशमुखी लिया। ध्यान में रखिएगा, जोधपुर से कभी भी उन्होंने न चौथ लिया और न ही शर देशमुखी लिया, क्योंकि वो अपने को वंशज मानते थे कि वहाँ के जो जोधपुर है वो हमारा क्या है, वंशज के लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ से उन्होंने ये चीज़ें नहीं ली थी। अब शिवाजी का जो सैन्य व्यवस्था कैसा था, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब शासन प्रणाली के तहत अब हम इनके क्या कहते हैं कि सैन्य व्यवस्था पे चलेंगे। इनकी जो व्यवस्था थी कैसी थी, इनकी सेना कैसी थी, ठीक है, किस किस तरह का प्रयोग सेना में कैसे लोगों को भर्ती की जाती थी, उनका वेतन कैसे था, इनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो शिवाजी का जो सैन्य प्रशासन था, शिवाजी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घोड़सवार और पैदल सेना प्रमुख थी। इसमें से सबसे अगर इम्पोर्टेंट पूछे कि क्या थी शिवाजी का, तो घोड़सवार सेना। ध्यान रखिएगा, घोड़सवार सेना सबसे प्रमुख थी, क्योंकि ये कहीं भी उभड़ खाबड़, ऊंच नीची भूमि हो, पहाड़ों पर घोड़ा आसानी चढ़ जाते थे। इसलिए प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल तक घोड़ा किसी भी राजा होता था उसका प्रमुख होता था, बहुत डिमांड थी। तो जो दुर्ग थे शिवाजी के, वो लगभग माना जाता है 250 के आसपास थे। दुर्ग माना होता है किला, और शिवाजी का जो भी किला था बहुत बेजोड़ था और पहाड़ों पर बना था। मतलब आप कह सकते हैं कि आसानी से उन किलों पर नहीं पहुंच सकता था आदमी, और कोई भी जो है आक्रमणकारी इन किलों को जीतने के लिए अगर जाता था तो बहुत मुश्किल होता था जीतना, नहीं तो उसकी सेना मारी जाती थी। इसीलिए उन्होंने जो किले बनाए थे वो पहाड़ी क्षेत्रों में बनाए थे, जहाँ पे जाना बहुत कठिन होता था। और वैसे भी आप जानते हैं कि मध्यकाल में जितने भी किले बने हैं वो सारे पहाड़ों के ऊपर ही बने हैं, क्योंकि ऊपर से मारना नीचे आसान होता है, नीचे से मारना ऊपर क्या होता है, कठिन होता है। तो शिवाजी ने इस पर बहुत ध्यान दिया था और बहुत अनुशासन में वहाँ के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनकी नियुक्ति की थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि शिवाजी ने विभिन्न जाति धर्म के लोगों को नियुक्त किया था। मतलब उनका मानना ये था कि अलग अलग वर्ग के लोग रहेंगे तो आपस में उनके अंदर एकता नहीं हो पाएगा और कोई भी घटना का अंजाम देने नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने जो किले के जो अधिकारी थे वो 3 तरह के थे, हवलदार था, सबनिस था और सरे नौबत था। इसमें से हवलदार और सरे नौबत मराठा जाति का होता था और सबनिस जो था ये ब्राह्मण जाति का होता था। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी होते थे, जैसे कारकुन था, वो कायस्थ जाति का होता था, लिखा पढ़ी वाला काम करता था।
तो ये सर ये नौबत रात में इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती थी, और किले के जो कितने लोग जो द्वार पे होते थे, कब ड्यूटी लगाना है क्या नहीं है, कब किले का फाटक खोलना है नहीं खोलना है, ये बहुत कठोरता के साथ जो है अनुशासन के साथ उस पर काम किया जाता था कि इस टाइम ये काम करना है। तोपखाना, शिवाजी के पास लगभग 2 से तोपखाने थे। नौसेना, नौसेना तो बहुत इनकी मजबूत नहीं थी, विशेषकर यूरोपियों के हिसाब से, लेकिन फिर भी इन्होंने महाराष्ट्र के जो बम्बई वाला क्षेत्र है, मुंबई वाला क्षेत्र है, उसमें कोलाबा, कल्याण, भिवंडी जैसे स्थानों पर अपने नौसैनिक अड्डा बनाए थे। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इनका नौसैनिक अड्डा कहाँ रहता था, कोलबा या कोलाबा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इनके नौसेना क्या होती थी, ठहरती थी। अश्वरोही, हमने कहा ना कि सबसे महत्वपूर्ण इनका था अश्वरोही सेना, घोड़सवार सेना सबसे इंपॉर्टेंट था, और अच्छी खासी सेना थी इसमें। सबसे ज़्यादा सेना कह सकते अगर क्वेश्चन आया किसमें थी, तो अश्वरोही सेना में थी। अश्वरोही सेना को जो नियमित सेना होती थी उसे पागा कहा जाता था। जो नियमित सेना होती थी, ध्यान रखिएगा, उसे पागा कहा जाता था। इसका डिवाइडेशन भी हुआ था बारगीर और सिलेदार में। बारगीर वो सैनिक होते थे जिनके सरकार की तरफ से अस्त्र शस्त्र दिए जाते थे, और सिलेदार वो होते थे जब किसी अभियान पर जाया जाता था तो ये अस्त्र शस्त्र घोड़े अपने लेके आते थे, और उस समय उनको वेतन दिया जाता था। मतलब जब जरूरत पड़ती थी तब सिलेदार को बुलाया जाता था। ये कह सकते हैं अस्थायी रूप से थे, टेम्परेरी, इनको जरूरत पर बुलाया जाता था। लेकिन जो बारगीर थे वो अस्थायी थे। इनको सरकार की तरफ से सजो सामान से लेकर सारी चीज, शस्त्र अस्त्र घोड़े दिए जाते थे। तो आप समझ गए पागा क्या था, एक घुड़सवार नियमित सेना की संगठन था। नियमित सेना इसमें थी, इसके 2 भाग किए गए थे। आपको बता दें कि जो घुड़सवार सेना थी उसका एक हम चक्र बता दें कि 25 घुड़सवारों के ऊपर, ध्यान रखिएगा, 25 घोड़सवारों के ऊपर हवलदार होता था। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर कौन होता था, हवलदार होता था। इन 25 घोड़सवारों के ऊपर कौन होता था, हवलदार होता था। ये याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन बनते हैं। और 5 जो हवलदार होते थे, ध्यान रखिएगा, 5 मतलब इसके साथ 5 हवलदार हो गए, तो इसके ऊपर जमादार होता था, जमादार होता था। और जमादार, जब 10 जमादार होते थे तो उसके ऊपर, ध्यान रखिएगा, जब 10 जमादार होते थे तो उसके ऊपर कह सकते हैं 1 हजारी होता था, और 1 हजारी के ऊपर 5 हजारी होता था। 5 हजारी मतलब 5 हजारी जो है 1 हजार के ऊपर होता था, 5 हजारी, सॉरी। तो ऐसे डिवाइडेशन किया गया था। मतलब 25 घोड़सवार के ऊपर 1 हवलदार, 5 हवलदार के ऊपर जमादार, फिर 10 जमादारों के ऊपर 1 हजारी, 1 हजार के ऊपर 5 हजारी, ऐसे डिवाइडेशन था। पैदल सेना, पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। ध्यान रखिए, क्या कहा जाता था, पाइक कहा जाता था पैदल सेना को। नौसैनिक का जो एक कह सकते हैं कि संगठन होता था, नौसैनिक जिसमें रहते, एक साथ रहते थे, उनको नायक कहा, मतलब जो नायक होता था वह नौसैनिकों के मालिक होता था, एक तरह से कैप्टन होता था, कह सकते हैं। और पैदल सेना में सबसे जो बड़ा पद होता था वो 7 हजारी था। ये सबसे बड़ा पद होता था। ये पूरी सेना, बस ध्यान रखिएगा, एक मोटे मोटे बता दें, सर नौबत के अधीन होती थी। ये सेना का प्रमुख होता था, चाहे वो पैदल सेना हो, चाहे घोड़सवार सेना हो, ठीक है, चाहे नौसेना, सब सर नौबत के अधीन होता था। एक मतलब कह सकते हैं कि सेनापति, तो आज की डेट में तो भाई हमारे यहाँ थल सेना, जल सेना, वायुसेना के अलग अलग हैं, लेकिन उस समय एक था, सर नौबत के अधीन होता था। तो इस तरह से जो शिवाजी की सेना थी बहुत सिस्टमेटिक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सेना को में
सभी धर्म जाति के लोग थे, यहाँ तक कि बड़े पैमाने पर मुसलमान भी थे। बीजापुर से 700 मुसलमान पठानों को निकाल दिया गया था, जिनको शिवाजी ने अपने यहाँ आके रख लिया था। तो मुस्लिम भी थे इनके यहाँ, बड़ी आदरपूर्वक जो है इनकी सेना में आकर भर्ती होते थे, और पूरे भारत से जो इनकी सेना में लोग आकर भर्ती होते थे, और ये सेना को नगद वेतन दिया करते थे। दूसरी चीज़ आप लोग बता दें कि शिवाजी की एक व्यक्तिगत सेना थी जिसे मावले कहते थे, मावले। आज के डेट में इसको हम कमांडो कह सकते हैं। सुरक्षा, शिवाजी को चारों तरफ से घेरे रहते थे और 20,000 सेना थी। ये देखिए, तो छोटी मोटी फौज नहीं थी, 20,000 सेना शिवाजी के सुरक्षा कवच में, सुरक्षा में क्या होती थी, लगी रहती थी। और इस पर अच्छा खासा पैसा भी क्या होता था, खर्च होता था। जिन्हें मावले कहते थे, ये शिवाजी का व्यक्तिगत सुरक्षा देने वाली सेना थी। एक तरह से आज के डेट में हम बता दिए कि कमांडो थे, जो आज के हमारे जो पीएम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, जिनको घेरे रहते हैं, उस टाइप में इनकी सेना थी, कोई भेद नहीं कर सकता था। तो ये शिवाजी का था। एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि शिवाजी का जो दरबारी कवि था वो भूषण था, जिसने शिवाजी बावनी लिखा है। और वीर रस में शिवाजी के अपने आंखों देखा जितने भी युद्ध हुए थे, जितने भी अभियान हुए थे, उसने वीर रस में बड़े कह सकते हैं कि उन कविता के रूप में पिरोया है। तो भूषण इसके राजकवि थे, ये ब्राह्मण थे और कानपुर के रहने वाले थे। इनका वास्तविक नाम के बारे में पता नहीं, लोग 4 भाई थे और उनमें से भूषण जो है अलग तरह से निकला और बहुत प्रसिद्धि प्राप्त किया। और कहते हैं कि भारत के इतिहास में इतना धन संपदा, इतना धन प्राप्त करने वाला कोई कवि नहीं हुआ जितना कि भूषण को मिला था। ये साहू के भी दरबार में, संभाजी के भी दरबार में रहा और काफ़ी दिन तक उनके में भी रहा। तो कुल मिलाकर के भूषण इनका राजकवि था। आपको बता दें कि स्मिथ ने शिवाजी के राज को डाकू राज कहा है, रॉबर स्टेट कहा है, डाकू राज कहा है। शिवाजी का बड़ा भीमसेन जोशी द्वारा लिखित नुस्खा ये दिलकशा में भी मिलता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो नुस्खा ये दिलकशा में शिवाजी का विवरण मिलता है। एक चीज़ और बता दें कि शिवाजी जिन्होंने अष्टप्रधान मंत्रियों की स्थापना की थी, जब शिवाजी के मरने के बाद उनका बेटा संभाजी बैठा था तो अष्टप्रधान को भंग कर दिया था। उसके बाद राजा राम जब गद्दी पर बैठा तो एक नया पद उसने सृजित किया था, प्रतिनिधि का। ध्यान रखिएगा, प्रतिनिधि राजा राम ने किया था। ध्यान रखिएगा, राजा राम ने प्रतिनिधि, यह पेशवा के बाद इसका नंबर होता था। तो कह सकते हैं कि राजा राम के समय अष्टप्रधान जो मंत्रियों की श्रेणी थी उसमें 9 मंत्री हो गए। कितने मंत्री हो गए? 9 मंत्री हो गए। तो ये 2-3 पॉइंट था जिसको आपको याद करना था। संभाजी ने अष्टप्रधान को भंग कर दिया था। राजा राम जब संभाजी के बाद बैठा था 1789 में बताया था आप लोगों को, तो उसने एक नया प्रतिनिधि का किया था जो पेशवा के बाद आता था। तो उसके समय 9 मंत्री हो गए थे। तो इस तरह से शिवाजी का जो शासन प्रशासन था, हमने इनके बारे में बताया, इनके मंत्रियों के बारे में बताया, इनका भू राजस्व के बारे में बताया, और इनके जो सैन्य प्रशासन था जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि सेना पर इनका डिपेंड था। सेना बहुत इनकी मजबूत थी। ये अलग बात था कि शिवाजी कभी आमने सामने युद्ध करने नहीं किए। जब भी उन्होंने किया, गुरिल्ला युद्ध किया, छापामार युद्ध किया, क्योंकि जो परिस्थितियों में रहते थे, जिन क्षेत्रों में रहते थे, उसमें यह युद्ध बहुत सफल था। और सबसे बड़ी बात थी कि इनके पास बहुत ज़्यादा सेना नहीं थी जितना मुगलों के पास थी। तो इस तरह से इस युद्ध को अपना करके और इन्होंने सफलता अर्जित की। भारत के इतिहास में कह सकते हैं कि शिवाजी ने अपने बल पर इतना बड़ा साम्राज्य का उन्होंने निर्माण किया। ये आसान नहीं था, विशेषकर जब औरंगजेब का समय रहा हो मुगल साम्राज्य में, मुस्लिम शक्तियाँ अपना साम्राज्य विस्तार कर चुकी हैं और उनके बीच में रह करके एक बड़े साम्राज्य का स्थापित करना ये साधारण बात नहीं थी। और दुर्भाग्य था कि शिवाजी के मरने के बाद जो मराठा साम्राज्य था वो पतन धीरे धीरे क्या हो गया, शुरू हो गया। और लेकिन जब पेशवाओं का उदय हुआ तो फिर से जो गौरव शिवाजी ने अर्जित किया था उसको पेशवाओं ने उस गौरव को पुनः जीवित कर दिया, जिसको अगली कड़ी में हम बताएंगे। आपको एक चीज़ बताएं कि अब अगला जो हमारा एक टॉपिक होगा वो पार्लियामेंट, संसद का भी होगा, क्योंकि मैं कहा था कि
वो भी अब साथ साथ चलता रहेगा। और दूसरी बात कि जो भी कमी हो आप मैसेज करिए, हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो छात्र जो लॉकडाउन के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिनके पास नंबर नहीं है, जिनको हम नहीं बता पा रहे हैं, मुझे अफसोस है, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप उनको सेंड करिए, उनको बताइए, ताकि जो हमारा लेक्चर चल रहा है उनके पास भी पहुंच जाए और वो भी इससे लाभ लेते रहें। धन्यवाद।